डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 7 और पाठ नंबर 4 विषय सामाजिक ज्ञान कि आपका टॉपिक है मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र थे जो सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ इन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को इन्होंने इसमें मिलकर के ये सम्मिलित होते चले गए। मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह थे वे मनसबदार कहलाए। जो मुगलों की सेवा में आए वो क्या कहलाए? मनसबदार। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या कोई पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था और जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी बढ़ जाती थी, उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते और इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए पैसा या धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन जो राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु जो इक्ता थे ये, परंतु यह इनका इक्ता मनसबदार और जो मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर ये नहीं रहते थे और न ही इन पर इनका प्रशासन करते थे। इनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व यानी एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए इकट्ठा करते थे, जबकि स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक यहाँ पर आकलन किया गया है ताकि इनका जो राजस्व है वह मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहता था। औरंगजेब के शासनकाल तक, जो औरंगजेब का शासनकाल था, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते यह स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन में बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से इनकी जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वह वसूल कर सकें और अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण रखवाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला एक राजस्व था और अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580
के काल अवधि समय के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक इन्होंने सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर जो नकद के रूप में एक कर, जो एक राजस्व कर दिया जाता था, प्रत्येक सूबे या प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इसी व्यवस्था को जब्त कहा जाता था और जो यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी इन भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब भी रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव था और यह संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों के द्वारा जो शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर के विद्रोह कर देते थे और 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसानों विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व को चुनौती दी। अकबरनामा और आईन अकबर। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी कवि जो अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उनके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और जिसका शीर्षक रखा अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईन अकबरी, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के जो भूगोल था उसका वर्णन, उसका ब्यौरा मिलता है। इससे समकालीन भारत के लोगों की जो परंपरा और जो संस्कृतियाँ थी उनका भी यहाँ पर एक विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम एक तत्व है कि विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का एक सांख्यिकी के रूप से वितरण करना। तो इसमें बताया कि शाहजहाँ के राजकाल के एक चित्र बताया। यहाँ जागीर के समय को भ्रष्टाचार को दिखाया गया। भ्रष्ट अफसर है, रिश्वत लेते हुए है। एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए है और अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र के रूप में इसको बताया गया है। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए। इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल के अकबरनामा, विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के साम्राज्य अनुसार साम्राज्य के कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था और सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का एक सहयोग दिया जाता था, जैसे कि बख्शी एक सैनिक वेतन अधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेना नायक, कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी। जहांगीर के दरबार पर नूरजहाँ का प्रभाव, मेरू निशाने। इस प्रकार ये आपका मदानता ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर आशा की गई कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए इसको स्वीकार किया गया। इस प्रकार आज यहीं तक। अब अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र, ये हमका आपको कल पढ़ाएंगे। आपके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।